लास्ट पॉइंट ऑफ द फीचर्स दैट इज़ सर्विस मोटिव। तो स्टार्टिंग में हमने बताया आपको कि कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट मेकिंग के लिए या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए वर्क नहीं करती है। इनका मेन मोटिव होता है टू गिव द सर्विसेज और टू वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। तो यहाँ इनका मोटिव क्या है? सर्विस गिविंग और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है। अगर इन केस कोई एक्स्ट्रा इनकम होती है तो वो जो मेंबर्स होंगे सोसाइटी में उनके बीच वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट वी हैव मेरिट्स। अगर आप देखेंगे ये सारे फॉर्म्स की मैं बात कर रही हूँ कि अगर किसी भी फॉर्म्स को आप उठाएं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या HUF हो या पार्टनरशिप हो या आगे जो भी हम पढ़ेंगे अदर फॉर्म्स, उनके अगर आप फीचर्स ही सिर्फ उठाएंगे तो इसी में से कुछ पॉइंट्स आपको मेरिट्स के मिल जाएंगे और कुछ आपको डीमेरिट्स के मिल जाएंगे या लिमिटेशंस के मिल जाएंगे। तो इसमें हमने अभी पढ़ा कि कंट्रोल में हमने बताया कि इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं। तो यही हमारा पॉइंट मेरिट्स में बन गया कि इक्वल वोटिंग राइट्स, जो भी मेंबर्स सोसाइटी के हैं उन सब के पास वन मैन वन वोट। इट मीन्स कि सब के पास इक्वल वोटिंग राइट्स है, इक्वल कैपिटल चाहे वो कितनी भी इन्वेस्ट करे, लेकिन राइट्स सबके डिसीजन मेकिंग हो या वोटिंग राइट्स हो सबके इक्वल ही होंगे। तो दिस इज़ द मेरिट। नेक्स्ट अभी हमने बताया कि लायबिलिटी यहाँ सबकी लिमिटेड होती है, चाहे कितना भी लॉस हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लायबिलिटी यहाँ सबकी लिमिटेड रहेगी सारे मेंबर्स की। तो ये एक हमें पॉइंट मेरिट्स का मिल जाएगा। तो फीचर्स में से ही हम कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स निकालते हैं। नेक्स्ट वी हैव थर्ड, स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस मीन्स कि यहाँ अगर सोसाइटी में किसी भी एक मेंबर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका इफ़ेक्ट हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी पे बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसकी एग्जिस्टेंस कैसी होती है? स्टेबल होती है, मतलब लॉन्ग रन में, फ्यूचर में आगे ये रन कर सकता है लॉन्ग रन में। नेक्स्ट है सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि ये सोसाइटी हमारे मेंबर्स के वेलफेयर के लिए वर्क कर रही है, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। दूसरी बात ये कि ये सोसाइटी हमारी डेमोक्रेटिक पैटर्न पे वर्क करती है, डेमोक्रेटिक पैटर्न की बेसिस पे वर्क करती है, मतलब इक्वल राइट्स, इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्वल डिसीजन मेकिंग राइट्स। तो हमारा डेमोक्रेटिक पैटर्न पे ये वर्क कर रही है, इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से इनको कुछ कंसेशंस दिए जाते हैं टैक्सेस में या कुछ एग्जम्पशंस दिए जाते हैं टैक्सेस में कि आप इतना नहीं इतना पे करिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से इनको कुछ कंसेशंस, कुछ एग्जम्पशंस मिलते हैं या लोन्स वगैरह में मतलब लोन्स अगर गवर्नमेंट के बैंक से वो लोन लेते हैं तो उनको इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम पे करना होता है। तो ये सारी सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इस टाइप की सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को दी जाती हैं। लेट्स सी व्हाट आर द डीमेरिट्स। These are the demerits. First we have limited resources. Here the resources are limited because the resources or the capital invested by the members is very limited. जो members यहाँ cooperative society में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में होती है, इसलिए हमारे पास रिसोर्सेज या फंड्स की हम बात करें तो वो बहुत लिमिटेड होती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा यहाँ मोटिव होता तो हमारा प्रॉफिट जैसे जैसे इंक्रीज़ होता उतना ही हम ज़्यादा अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर पाते ताकि हमारा बिज़नेस और वाइडर हो पाता। तो इसलिए यहाँ रिसोर्सेज की लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से सेकंड हमारा डीमेरिट आ जाता है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। क्यों इनएफिशिएंसी होती है? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड फंड्स हैं, तो हम ज़्यादा आउटसाइडर को हम एंटर नहीं कर सकते हैं। आउटसाइडर को हम एंटर करेंगे तो हमें हाई सैलरी भी उनको देनी पड़ेगी। अलग अलग स्किल वाइज हम अगर डिपार्टमेंट्स में लोगों को रखते हैं तो उन्हें हमें सैलरीज भी पे करनी होगी, उनको हमें एम्प्लॉयमेंट भी देना होगा। तो इस वजह से यहाँ मैनेजमेंट में भी थोड़ा सा इनएफिशिएंट मैनेजमेंट यहाँ पर होता है। तीसरा गवर्नमेंट कंट्रोल। अभी हमने बताया कि यहाँ गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, तो जिस चीज़ में, जिस काम में गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाती है, गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उसका भी नुकसान हो, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट का पूरी तरीके से कंट्रोल रहता है। इनके जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको टाइम टू टाइम
गवर्नमेंट उसको चेक इट करती है, ऑडिट करती है उसका। तो एक तरह से गवर्नमेंट का उसमें आधे से ज़्यादा 50% ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है। क्यों? क्योंकि वो कंसेशन भी दे रही हैं, कुछ रिलैक्सेशन दे रही हैं, एग्जिम्पशन दे रही हैं, तो उसका कंट्रोल तो रह गई सोसाइटी पे। लास्ट, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। जहाँ 5 लोग बैठते हैं वहाँ सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं। तो जब यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में अलग अलग फील्ड से मेंबर्स आ रहे हैं, अलग अलग जगह से मेंबर्स आ रहे हैं, तो उनके अलग अलग ओपिनियंस भी होंगे। हो सकता है किसी को किसी के ओपिनियंस ना पसंद आए, तो यहाँ क्लैश बहुत होने के चांसेस होते हैं। अलग अलग ओपिनियन अलग अलग मेंबर्स के होते हैं, तो इस वजह से डिस्प्यूट्स या क्लैशेस होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। बुक्स में आपके और भी मेरिट्स या डीमेरिट्स होगा, उसको पढ़िएगा, कहीं प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिएगा। ये आपका था कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपका नहीं है, लेकिन अक्सर आता है और आपके क्योंकि सिलेबस में है तो आपको पता भी होना चाहिए कि ये क्या होता है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और बिजनेस पढ़ रहे हैं तो इतना तो पता ही होना चाहिए। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इन दिस फर्स्ट वी हैव कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ मेड बाय द कंज्यूमर्स। यहाँ सारे अलग अलग एरिया के अलग अलग जगह के कंज्यूमर्स होते हैं, वो मिलकर सब अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, इसलिए ताकि उनको कोई चीट ना कर सके और उनके पास जो भी गुड्स या प्रोडक्ट्स आएँ वो गुड क्वालिटी के हों और एट अ रीज़नेबल प्राइसेस। कोई इनको चीट ना कर पाए, कोई हाई प्राइसेस पे ना चार्ज कर पाए, इसलिए सारे कंज्यूमर्स मिलके अपना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। इनका मेन एम होता है कि बीच के जो मिडलमैन होते हैं या जो ब्रोकर्स होते हैं, इनको एलिमिनेट करना, इनको हटाकर जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे हम ख़रीद के, मैन्युफैक्चरर्स या होलसेलर से बल्क में ख़रीद कर हम उनसे ख़रीदें, तो जो मिडलमैन का, बीच के ब्रोकर्स का जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, उनका जो मनी बनता है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और इससे कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट भी होगा। अगर मिडलमैन होलसेलर्स से 70 रुपीज़ में प्रोडक्ट्स लेते हैं तो यहाँ लाकर अल्टीमेट कस्टमर्स को 100 का देंगे, तो ये जो बीच का 30 रुपीज़ है ये मिडलमैन और ब्रोकर्स के पास जाता है। तो इनका काम यही होता है कि मिडलमैन या ब्रोकर्स को बीच से एलिमिनेट करना, और अगर ऐसा करने पे कुछ प्रॉफिट या सरप्लस बनता है तो हर मेंबर्स को उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो पे उनको बांटा जाएगा। जितना मेंबर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट दे दिया जाएगा अगर होता है तो ये हो गया कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कंज्यूमर के लिए और कंज्यूमर से बनते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ जैसे कि नेक्स्ट वी हैव प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर से बनी थी और कंज्यूमर के लिए बनी थी, वैसे ही प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो कि प्रोड्यूसर्स से, छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स इसमें इंक्लूड होते हैं और प्रोड्यूसर्स के लिए बनती है। और प्रोड्यूसर्स इनको सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो मिल के आपस में बनाते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट अल्टीमेट कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर्स होलसेलर्स को देकर उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते हैं, लेकिन होलसेलर रिटेलर्स को देकर फिर रिटेलर्स कस्टमर को देके उतना प्रॉफिट अपना वो अर्न कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एक आउटपुट को या किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उनके इक्विपमेंट्स कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रोड्यूस करते हैं और फिर अल्टीमेट कस्टमर को उसको खुद से जाकर कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग उनको सोल्ड आउट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स का अपना जो प्रॉफिट है, ये जो मिडलमैन, जैसे इसमें अभी हमने कहा, तो वो मिडलमैन या होलसेलर या रिटेलर्स को नहीं मिल पाता है, इसलिए ये प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये प्रोड्यूसर्स के लिए बनाई जाती हैं, जिसमें प्रोड्यूसर्स जो हैं अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, अपने से ख़रीदेंगे, अपने से रॉ मटेरियल्स करके वो प्रोड्यूस करते हैं एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, और फिर लाकर ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अपना प्रोडक्ट सोल्ड करते हैं।
और ताकि ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इनको ट्रांसपोर्टेशन का, वेयर हाउसिंग का यूज़ करके अल्टीमेट कस्टमर को पहुंचा सके। इससे प्रोड्यूसर्स का क्या फ़ायदा होता है कि जो भी उनके प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस होता है वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पॉकेट में जाता है। ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोड्यूसर्स की ही हेल्प करती हैं और उनसे सामान ख़रीद कर जो कस्टमर्स होते हैं उनको सोल्ड आउट करती हैं। ये अलग अलग तरह की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं कस्टमर को, कि अगर कस्टमर उस एरिया में नहीं है, रीच नहीं कर पा रहा है या नहीं अवेलेबल हो पा रहा है उसे, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन की, वेयर हाउसिंग की अलग अलग सर्विसेज उनको प्रोवाइड करता है ताकि मिडिल मैन को ये एलिमिनेट कर सके। तो एक तरह से ये प्रोड्यूसर्स की ही वेलफेयर के लिए वर्क कर रहा है। नेक्स्ट इज़ फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। Farmers cooperative societies are those societies who work for the farmers. Farmers को ये जो वर्क एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, स्पेशली वो फार्मर्स जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उनको उनके रॉ मटेरियल का और उनके जो भी प्रोडक्ट का इनपुट लगना है, जो भी रॉ मटेरियल इक्विपमेंट्स लगना है, सीड्स लगना है, फर्टिलाइजर्स वगैरह, उनको ये प्रोड्यूस कराती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फार्मर्स को, ताकि ये अपना प्रोडक्ट में बेटर टू बेटर और उस पर वर्क कर सकें। इससे क्या होता है कि फार्मर्स को अल्टीमेट मार्केट में जाकर सीड्स को या उनके जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनको नहीं ढूंढना है, ये इनके लिए वर्क करती हैं और फिर इनका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होता है फिर उसको ले जाकर मार्केट में सोल्ड करती हैं। तो यहाँ फार्मर्स का क्या काम होगा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती हैं, फिर फार्मर्स फार्मिंग करते हैं और फिर अल्टीमेट जो आउटपुट होता है, प्रोडक्ट बनता है, उसको ले जाकर मार्केट में सोल्ड करते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की या बहुत ज़्यादा इस पर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप पढ़िएगा और कोई कहीं प्रॉब्लम आए तो बताइएगा। नेक्स्ट वी हैव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, क्रेडिट मीन्स लोन। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का इनका एम ये होता है कि जो भी पर्सन, जो भी बंदा उनके पास आ रहा है तो उनकी वो हेल्प करें और उनको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करें, बिना बहुत ज़्यादा फॉर्मल इंफॉर्मेशन की या बिना बहुत ज़्यादा उनकी प्रोसेस बिना लंबे किए हुए, बिना इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लिए बगैर उनको लोन प्रोवाइड किए। जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं इनका वर्क यही होता है कि ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लोगों को प्रोवाइड करें। इससे क्या होता है कि जो लेंडर्स होते हैं, कभी आपने देखा होगा, मतलब गांव वगैरह में तो अभी भी होता है कि फार्मर्स जो होते हैं वो क्रेडिट पे लोन, मतलब लोन लेते हैं, जो बड़े बड़े ज़मींदार्स होते हैं, लेंडर्स होते हैं, उनसे लेते हैं और फिर वो जो ज़मींदार्स वगैरह होते हैं, ये पहले तो बहुत होता था, ज़मींदार्स उन पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं। ऐसे में फार्मर्स का क्या होता है कि जो एक्चुअल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको तो वो चुका ही देते हैं, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा वो हाई रेट लगाते हैं कि उनकी पूरी लाइफ सिर्फ इंटरेस्ट ही देते देते निकल जाती है। ऐसे ही में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उन्होंने ये सोचा कि हम ऐसे सोसाइटीज़ बनाते हैं जिनको लोन प्रोवाइड, जिनको लोन की ज़रूरत है, हम उनको लोन प्रोवाइड करेंगे एट वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर इनका फ़ायदा क्या होता है कि जो भी जितना भी वो अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का रखेंगे, उसका उस रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट आएगा वो आपस में मेंबर्स उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लास्ट इज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, इन सोसाइटीज़ का वर्क क्या होता है कि अगर कोई बंदा, कोई पर्सन ऐसा है जिनको घर लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको हाउस इंस्टॉलमेंट्स पे लेना है, ये इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। मतलब ज़्यादा बेटर टू बेटर फ्लैट्स, हाउसेस आपको प्रोवाइड करेंगी एट वेरी लो EMI, एट वेरी रीज़नेबल कॉस्ट, और इंस्टॉलमेंट्स भी आपको प्रोवाइड करती हैं कि अगर आप एक बार में फुल अमाउंट नहीं दे पा रहे हैं तो आप इंस्टॉलमेंट पे भी उसको पे कर सकते हैं। तो ये सोसाइटीज़ का, इनका हाउसिंग सोसाइटीज़ का वर्क मेनली यही होता है। तो ये आपकी थी टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़। इसको पढ़िएगा, कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझसे फिर से पूछ लीजिएगा। प्रॉपर नोट्स मुझे इसके चाहिए, जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा
जैसे ये कंप्लीट होगा, आफ्टर द केस स्टडी ऑफ दिस चैप्टर, I will see all of your notes of chapter 1st and chapter 2nd also.